गाइस, मेरा नाम डॉली प्रीति है। तो मैं आज आपको इस वीडियो में ये बताऊंगी कि कैसे डीयू को डीयू में एडमिशन मिला। सरकाज़म था गाइस, मेरा नाम डॉली प्रीति है और दिल्ली यूनिवर्सिटी, तो सिर्फ कोइंसिडेंस की वजह से हम दोनों का डीयू सेम होता। तो मैं आपको इस वीडियो में बेसिकली ये बताऊंगी कि कैसे आप प्रिपेयर कर सकते हैं अपने सीयूएट एग्ज़ाम के लिए, कैसी आपकी स्ट्रेटजी रहनी चाहिए, आपका अप्रोच क्या रहना चाहिए एग्ज़ाम की तरफ। जैसे कि ओम और गीतांजलि ने आपको बताया ही होगा कि टाइम शॉर्टेज एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम है जो हम सब फेस करते हैं, चाहे वो सीयूएट एग्ज़ाम हो, कोई भी एग्ज़ाम हो। तो टाइम मैनेजमेंट, सबसे ज़्यादा टाइम मैनेजमेंट हम कैसे कर सकते हैं। जैसे फिजिक्स और केमिस्ट्री एक एनालिटिकल पेपर्स हैं, इनमें थ्योरी नहीं होती कि जिस पे हमें थ्योरी पे ज़्यादा फोकस करना पड़े। इसमें हमें अपना बेस स्ट्रॉन्ग रखना पड़ता है, मतलब फॉर्मूले रिलेटेड, रिएक्शंस रिलेटेड चीज़ें ज़्यादा फोकस करनी पड़ती हैं। तो वीडियो को स्किप मत करना। मैं आपको ये भी बताऊंगी कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं और कौन कौन से ऐसे लीस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो आप छोड़ के जा सकते हैं पेपर। तो आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो मैं आपको ये बताऊंगी कि मैंने अपने सीयूएट एग्ज़ाम के लिए कितने घंटे पढ़ाई करी थी। तो बेसिकली मैंने अपने सीयूएट एग्ज़ाम के लिए 8 से 9 घंटे पढ़ाई करी थी। आपको दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन चाहिए जो कि टॉप की यूनिवर्सिटी है, तो आपको इतने घंटे पढ़ाई करनी पड़ेगी। इनफैक्ट कोई भी एग्ज़ाम, सिर्फ सीयूएट नहीं, कोई भी एग्ज़ाम अगर आप दे रहे हैं, आपको अगर उसमें एडमिशन चाहिए तो आपको इतने घंटे पढ़ाई करनी पड़ेगी। क्या हुआ, डर गए? ऐसा कुछ करने की ज़रूरत नहीं गाइस, क्योंकि मैंने खुद इतने घंटे पढ़ाई नहीं करी थी अपना सीयूएट एग्ज़ाम देते हुए। मैंने खुद जब सीयूएट का एग्ज़ाम दे रही थी तो मेरे 3 मेन सब्जेक्ट थे जो कि डोमेन सब्जेक्ट थे, उनको हर एक सब्जेक्ट को 1-1 या 1.5 घंटा टाइम दिया था। तो मुझे कंप्यूटर साइंस से बीएससी करनी थी डीयू से। तो मेरे जो मेन सब्जेक्ट्स थे वो थे फिज़िक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स, जो कि तीनों ही एनालिटिकल सब्जेक्ट हैं। ऐसा कोई नहीं है कि थ्योरी सब्जेक्ट्स हों। तो मुझे इन तीनों में 1-1 घंटा, 1.5 घंटा पढ़ाई मैंने करी थी। जैसे आप सोच रहे होंगे कि आप पूरे दिन पढ़ेंगे, लाइन टू लाइन हर चैप्टर के पढ़ लेंगे, बाय हार्ट कर लेंगे उसको, तो उससे आपका सीयूएट एग्ज़ाम निकल जाएगा। ऐसा कुछ नहीं होगा। अगर आपको सीयूएट एग्ज़ाम निकालना है तो आपको दूसरों से अलग होना पड़ेगा। मतलब पूरे दिन मेहनत तो हर कोई कर सकता है ना। चैप्टर रीड, चैप्टर को एकदम अच्छे से लर्न कर लेना, वो तो हर कोई कर सकता है। तो आप में और उनमें डिफरेंस क्या हुआ? एडमिशन उन्हें भी मिल जाना चाहिए और आपको भी मिल जाना चाहिए इस हिसाब से। तो लेकिन अगर आपको उनसे अलग बनना है तो आपके पास कुछ ट्रिक पॉइंट्स या मेन पॉइंट्स होने चाहिए जो आपको अपनी प्रिपरेशन करते वक्त याद रखने चाहिए और उन्हीं के हिसाब से प्रिपरेशन करनी चाहिए। जैसे कि जब मैंने सीयूएट दिया था तो मेरे पास एक मेन ट्रिक थी केमिस्ट्री के लिए। मैंने सोचा था कि अगर मैं रिएक्शन बाय हार्ट लर्न करूँगी या रिएक्शन पूरी लर्न करूँगी तो उससे मेरे थ्योरी पेपर के लिए पेपर में लिखना तो ठीक है, लेकिन जब एमसीक्यू आएंगे तो वो रिएक्शंस मुझे कैसे हेल्प कर सकती हैं? नहीं हेल्प कर सकती। मुझे उनके बाय प्रोडक्ट्स, उनके रीएजेंट, उनमें कैटलिस्ट क्या यूज़ हुए हैं वो याद रखने पड़ेंगे, तभी वो मैं एमसीक्यू में एकदम करेक्ट टिक कर सकती हूँ। मान लो तुम्हें पूरी रिएक्शन याद है, लेकिन अगर पेपर में एमसीक्यू में पूछ लिया गया कि इस रिएक्शन में यूज़ हुआ रिएजेंट या कैटलिस्ट क्या है, तो आपको वो पूरी रिएक्शन याद करनी पड़ेगी। फिर उस रिएक्शन को याद करके आपको कैटलिस्ट याद आएगा, फिर रिएजेंट याद आएगा, जिससे कि आपका टाइम वेस्ट होगा। इसके आप सब जानते हैं कि 40 क्वेश्चन होते हैं, 40 मिनट होते हैं, तो एक से ज़्यादा मिनट हमारे पास किसी भी क्वेश्चन को देने के लिए नहीं होता। इसीलिए टाइम बचाने के लिए आपके पास ये ट्रिक होनी चाहिए। ऐसी और भी ट्रिक्स होनी चाहिए जो आपको हेल्प कर सके आपके टाइम को मैनेज करने के लिए। तो अब मेन पार्ट पे आते हैं वीडियो के। जैसे कि मैंने आपको पहले बोला था कि हम चैप्टर्स डिस्कस करेंगे कि कौन से इंपॉर्टेंट है और कौन से लीस्ट इंपॉर्टेंट है। तो पहले मैं आपको केमिस्ट्री का बताऊंगी कि केमिस्ट्री में इंपॉर्टेंट टॉपिक्स क्या हैं और लीस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स क्या हैं। केमिस्ट्री में जैसे ही आप जाते हैं तो आपके पहले चैप्टर्स, सबसे मेन चीज़ है केमिस्ट्री में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। अगर आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में रिएजेंट्स बाय हार्टेड लर्न नहीं, ट्रिक के साथ लर्न है, तो आपको बहुत हेल्पफुल हो सकता है आपका सीयूएट एग्ज़ाम देना। जैसे कि केमिस्ट्री में चैप्टर्स हैं एल्कोहल, फिनॉल्स एंड ईथर, और हेलो एल्किन, हेलो एरीन, और अमाइंस। अमाइंस लीस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है, उस पर आप ज़्यादा ध्यान ना दें तो तब भी चलेगा। लेकिन जो बाकी चैप्टर हैं जैसे कि एल्कोहल और हेलो एल्किन चैप्टर, जिसमें कि बहुत ज़्यादा रिएक्शंस हैं, जैसे कि सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, एलिमिनेशन रिएक्शन, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट रिएक्शन, ये तीनों रिएक्शन इंपॉर्टेंट रिएक्शंस हैं, ठीक है। और भी ऐसी बहुत सारी रिएक्शंस हैं जो कि उन दोनों चैप्टर से आती हैं। मेन पार्ट ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का है कार्बोक्सिलिक एसिड वाला,
बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक। एमसीक्यू वाइज भी, जैसे कि आप जानते थ्योरी वाइज तो वो इंपॉर्टेंट है ही, लेकिन एमसीक्यू वाइज भी वो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आ जाता है। ठीक है, उसके बाद हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अलावा बात करें तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में एक और आता है बायोमोलिक्यूल। उस पर भी ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि बायोमोलिक्यूल आप जानते होंगे, अगर कोई बायोलॉजी का स्टूडेंट होगा तो उसे पता होगा कि बायोमोलिक्यूल्स चैप्टर बायोलॉजी का भी एक पार्ट है, तो वो बायोलॉजी में पूछा जाता है, केमिस्ट्री में उसकी उतनी इंपॉर्टेंट नहीं होती। इसीलिए प्रिपेयर करते वक्त आप बायोमोलिक्यूल्स चैप्टर भी एक ऐसा चैप्टर है जिसको आप छोड़ सकते हैं। ठीक है, तो अब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अलावा बाकी केमिस्ट्री की बात करें तो आता है कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री और DNF ब्लॉक वाला और सॉल्यूशन चैप्टर। तो कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में IUPAC नेम, जो आप IUPAC नेम बनाते हैं, वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है, क्योंकि आप खुद ही सोचिए वो MCQ में आ सकता है कि जैसे आपको फॉर्मूला दिया है तो बताओ इसका IUPAC नेम क्या बनेगा, या IUPAC नेम दिया है तो ये बताओ कि फॉर्मूला कैसा बनेगा। ठीक है, और इसके अलावा ऐसे जिसमें और कोई इंपॉर्टेंट चीज़ नहीं है। DNF ब्लॉक जो चैप्टर है उसमें हाफ फिल्ड और फुल फिल्ड ऑर्बिटल्स का जो कॉन्सेप्ट है वो इम्पॉर्टेंट चीज़ हो जाती है। और जैसे कि आपको दे दिया जाए कि Mn3+ है या Mn2+ है तो इनकी कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी, ये चीज़ पता होना ज़रूरी होती है। इसके अलावा भी DNF ब्लॉक को उतना डीपली मत जाना, उसमें उतना डीपली और कुछ है भी नहीं। गाइस, MCQ वाइज सोचो कि क्या इंपॉर्टेंट हो सकता है चैप्टर में। जो थियोरेटिकल पार्ट है चैप्टर का वो इम्पॉर्टेंट नहीं होगा MCQ के हिसाब से। MCQ के हिसाब से वो चीज़ें ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगी जो वन वर्ड में आ रही हैं, या फिर जो बहुत ही ज़रूरी पॉइंट ऑफ व्यू से आ जाती है। जो थियोरेटिकल जाता है, बहुत लंबा खिंचता है, वो चीज़ MCQ में नहीं पूछी जा सकती। ठीक है, और उसके बाद हम आ जाते हैं सॉल्यूशन चैप्टर पे, जो कि सेकंड चैप्टर है। उसमें भी जो थियोरेटिकल पार्ट है उस पर मत जाना। जैसे थियोरेटिकल पार्ट को छोड़ के जो बाकी है, मोलैरिटी वाला और ऑस्मोसिस वाला कॉन्सेप्ट जो है, जिसके बेसिस पे न्यूमेरिकल्स बनते हैं, डायरेक्ट फॉर्मूला लगता है, वो चीज़ इंपॉर्टेंट है, उन पे ध्यान दे देना ज़्यादा। और एज सच केमिस्ट्री में मैंने आपको बता ही दिया कि रिएक्शंस को इन शॉर्ट में याद करने की कोशिश करो, आपको पूरी रिएक्शन आती है। बहुत लोगों को लगता है कि हमारी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बहुत अच्छी है, काफ़ी लोगों की होती भी है। इसीलिए होती है क्योंकि उनको प्रोसेस वाइज रिएक्शन बनाना आता है कि ये रिएक्शन किस प्रोसेस से बनेगी, कैसे मेथड से बनेगी, वो ठीक है। वो उनको अगर एक टाइम मिले तो वो रिएक्शन बना के दिखा सकते हैं। लेकिन MCQ पेपर देते वक्त आपके पास उतना टाइम नहीं होता कि आप पूरी रिएक्शन को बना के दिखाएं, डीपली सोचें और पूरा बनाएं। वहाँ पे वन वर्ड में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, तो उस हिसाब से आपको केमिकल रिएक्शंस याद होनी चाहिए, उस हिसाब से आपको केमिकल रिएक्शंस पता होनी चाहिए। मतलब कहने का ये है कि प्रोसीजर उतना डीपली मत देखिए कि उस केमिकल रिएक्शन बनने का क्या है, उस केमिकल रिएक्शन में क्या बाई प्रोडक्ट्स आ रहे हैं, क्या रिएजेंट्स हैं, क्या कैटलिस्ट यूज़ हैं, क्या रिएक्टेंट्स लग रहे हैं, वो आपको ज़्यादा अच्छे से पता होना चाहिए। लेट्स मूव टू द फिज़िक्स पार्ट नाउ। जैसे कि आप सबको लगता होगा कि फ़िज़िक्स एक बहुत ही टफ़ सब्जेक्ट है सारे सब्जेक्ट्स में से, इसमें इतना कुछ है पढ़ने को, क्या पढ़ेंगे, क्या मतलब थियोरेटिकल भी है, न्यूमेरिकल भी है, तो क्या चीज़ करेंगे, कैसे करेंगे। बहुत लोगों को डर लगता है, बहुत बच्चों को डर लगता है कि कैसे इसका एग्ज़ाम क्लियर होगा, कि इससे हम क्या पढ़ें। हम पता ही नहीं चलता बच्चों को कि हम स्टार्ट क्या करें, प्रिपरेशन स्टार्ट कहाँ से करें, न्यूमेरिकल पार्ट या थियोरेटिकल पार्ट। देखो, जो MCQ बेस्ड क्वेश्चन है ना, मैं आपको शुरू से बोलूँगी कि नहीं थियोरेटिकल पे ज़्यादा ध्यान मत दो, नहीं आता ज़्यादा, क्योंकि MCQ में डायरेक्ट न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं। तो हाँ, ये बात सच है कि मान लो आपका पेपर है 100 का, तो उसमें 80% जो होता है वो न्यूमेरिकल बेस्ड ही मिलेगा आपको। अब ये मत सोचना कि न्यूमेरिकल बेस्ड, हमारे तो न्यूमेरिकल्स बिल्कुल भी स्ट्रांग नहीं है फिज़िक्स के, कैसे होगा, न्यूमेरिकल्स तो हमें आते ही नहीं है, हमने CBSE एग्ज़ाम में नहीं दिए, तो फिर न्यूमेरिकल्स हम इसमें कैसे सॉल्व करेंगे। कुछ नहीं होता, एकदम डायरेक्ट फार्मूला बेस्ड न्यूमेरिकल्स आते हैं। जैसे ऐसा कुछ नहीं है कि ऐसे कोई फॉर्मूले हैं बड़े बड़े इंटीग्रेशन वाले, थ्योरम जो बड़ी बड़ी होती है डिराइव करने वाली, उनसे न्यूमेरिकल्स बनेंगे, नहीं। डायरेक्ट बेस्ड जो फॉर्मूले हैं उनसे ही आपके न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं। जैसे कि आपके फिजिक्स में चैप्टर है करंट इलेक्ट्रिसिटी, जो कि स्टार्टिंग में ही चैप्टर आ जाता है। तो करंट इलेक्ट्रिसिटी में आपका कैपेसिटेंस और इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल वाला जो टॉपिक है, उससे न्यूमेरिकल बनने के चांसेस ज़्यादा बनते हैं। डायरेक्ट फॉर्मूला एकदम, तो उससे न्यूमेरिकल भी ज़्यादा एकदम डायरेक्ट ही बनते हैं। ठीक है, उसके बाद आपका रे ऑप्टिक्स एंड ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट आता है। रे ऑप्टिक्स एंड ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट वाला चैप्टर जो है, ये न्यूमेरिकल प्लस थियोरेटिकल दोनों ही है। अगर आप इसको डीपली देखो, एनालाइज करो इस चैप्टर को, तो आपको पता चलेगा कि ये चैप्टर थियोरेटिकल और
न्यूमेरिकल बेस्ड दोनों ही है। तो इस चैप्टर में जो न्यूमेरिकल बेस्ड चीज़ें, थ्योरी आप इसकी पूरी छोड़ देना क्योंकि थ्योरी नहीं पूछी जाती। इसकी थ्योरी ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स है। जो ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स वाला पार्ट है, इसमें जो बहुत लंबे लंबे ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट की पढ़ाई होती है, डीप स्टडी होती है, वो न्यूमेरिकल्स में, वो MCQs में नहीं पूछा जाता। तो बात आती है इसकी न्यूमेरिकल्स वाले पार्ट। इसके न्यूमेरिकल्स वाले पार्ट जो मिरर फार्मूला, लेंस मेकर फार्मूला और कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस और पावर लेंस का जो फार्मूला है, फिर से सुनो कि मैंने इनको क्या क्या कहा। मिरर फार्मूला, लेंस मेकर फार्मूला, कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस एंड पावर ऑफ लेंस, ये जो चार टॉपिक से न्यूमेरिकल्स बनते हैं, यही न्यूमेरिकल्स इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं MCQ के हिसाब से, ठीक है। और अब ये तो मैंने आपको बता ही दिया कि इस चैप्टर में से आपको थ्योरी वाला पार्ट जो ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट वाला है वो नहीं करना। इसके बाद आपका चैप्टर आता है ड्यूअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर, ठीक है। ये अगर आपको पता हो, ऑब्वियसली पता ही होगा कि ये केमिस्ट्री का पार्ट है। ये केमिस्ट्री में भी एक चैप्टर है जिसमें ड्यूअल नेचर और वेव नेचर दोनों की बात होती है। तो ये फिज़िक्स में उतना मेन नहीं रह पाता क्योंकि ये केमिस्ट्री का मेन टॉपिक हो जाता है। फिर भी इससे चीज़ें पूछी जाती है कुछ कुछ जो कि डायरेक्ट चीज़ें होती हैं, जो आपने केमिस्ट्री में भी पढ़ी हुई है एज वेल एज फिज़िक्स में भी पढ़ी हुई हैं, तो उनको आंसर करना आपको बहुत आसान हो जाता है। उसके बाद आपके चैप्टर जैसे एटम एंड न्यूक्लियर चैप्टर है। मेरा जो CUET का एग्ज़ाम हुआ था उसमें मैं आपको बताऊंगी कि न्यूमेरिकल बेस्ड बहुत आया था। मेरा CUET एग्ज़ाम जो था फिज़िक्स का न्यूमेरिकल बेस्ड ज़्यादा था, थियोरेटिकल उसमें पार्ट बहुत कम था। तो एटम एंड न्यूक्लियर जो चैप्टर है उससे न्यूमेरिकल वाला मेरा बहुत ज़्यादा आया था। आप ऐसा सोच रहे होंगे कि यार एटम एंड न्यूक्लियर तो मैंने CBSE के लिए नहीं पढ़ा था, तो फिर मैं उसको CUET के लिए क्या ही पढ़ूँ, मतलब इतने फॉर्मूले हैं उसमें, इतना कुछ है। नहीं, आप क्या करिए, चैप्टर वाइज किसी भी इंटरनेट पे सर्च करिए कि चैप्टर वाइज MCQ ऑफ दिस चैप्टर, वो आपको उस चैप्टर की MCQ दे देगा। इससे भी आसान तरीके से आप सर्च करना चाहें तो आप सर्च कर सकते हैं कि न्यूमेरिकल वाइज MCQ ऑफ दिस चैप्टर, तो वो आपको उसी चैप्टर के न्यूमेरिकल वाइज MCQs दे देगा, तो जो आपके लिए आसान हो जाएगा। उनको आप प्रिपेयर करोगे, 1-2 सैम्पल पेपर्स जो होते हैं वो लगा लोगे उनके, तो वो आपको उससे प्रैक्टिस हो जाएगी इन दोनों चैप्टर में। इसके बाद एक चैप्टर आता है, मेरा फेवरेट चैप्टर था, सेमीकंडक्टर। चाहे वो CBSE के लिए हो, मेरा हमेशा फेवरेट था। लेकिन जहाँ तक मैंने सोचा था कि सेमीकंडक्टर से कुछ भी क्वेश्चन पूछ लिया जाए मैं उसका आंसर कर दूँगी, पर उससे एक भी क्वेश्चन मेरे फिज़िक्स एग्ज़ाम में देखने को नहीं मिला था, क्योंकि वो पूरा थियोरेटिकल चैप्टर है, उसमें न्यूमेरिकल वाइज कुछ है ही नहीं, तो इसलिए उसके चांसेस बहुत कम होते हैं पूछने के MCQ एग्ज़ाम में। अब और आपकी चैप्टर है जैसे EM वेव्स वाला चैप्टर है और मूविंग चार्जेस वाला चैप्टर है, इनसे भी आपके न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चंस बनते हैं और जो 1 मार्कर क्वेश्चंस बनते हैं वो इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। बात रही फिज़िक्स में लीस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स जो होते हैं वो आपके सेमीकंडक्टर, मैंने आपको अभी बताया, और एक चैप्टर है जो स्टार्टिंग में आपका इलेक्ट्रिक चार्जेस वाला, वो भी थोड़ा लीस्ट इंपॉर्टेंट है क्योंकि उसमें भी उतना एज सच एग्जामिनर के पास नहीं होता पूछने के लिए। उसके अलावा बाकी सब चैप्टर्स डिस्कस हुए। सो गाइस, ये था मेरा एग्ज़ाम का एक्सपीरियंस जो मैंने आपके साथ अभी शेयर किया। मैंने कैसे सिलेबस को ब्रेक किया था, आप कैसे सिलेबस को ब्रेक कर सकते हैं, उसको और इजी और इफ़ेक्टिव बना सकते हैं अपनी प्रिपरेशन के लिए, आप कर सकते हैं। अभी भी 15 दिन है, आप और अच्छे, आपने एक तो ऑलरेडी रिवाइज़ कर लिया, ऑलरेडी प्रिपेयर कर लिया है, लेकिन आप अभी भी और अच्छे से रिवाइज़ कर सकते हैं। ऐसा मत सोचिए कि मेरा होगा कि नहीं होगा, डिलेमा में मत रहिए। कॉन्फिडेंस आपका हाई होना चाहिए, उससे आप कोई भी एग्ज़ाम, लाइफ का कोई भी एग्ज़ाम हो वो निकाल सकते हैं। तो ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम्स।